पिछले दशक में हमारे सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हुए हैं जन अवसंरचना के लिए। नए वित्तीय जिसमें बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। हम NIIF हम सार्वजनिक अवसंरचना को बड़े पर बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। हम 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर 2, टियर 3 शहरों में अवसंरचना के विकास पर जोर देना जारी रखेंगे, जिन्हें विकास केंद्र बनाने के लिए विस्तारित किया गया है। सरकारी कैपेक्स वर्ष 2014-15 में 2 लाख करोड़ से कई गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में मैं इस गति को जारी रखने हेतु इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। और संरचना विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों के संबंध में निजी डेवलपर्स के विश्वास को मजबूत करने के लिए मैं ऋणदाताओं को दूरदर्शिता से सुविचारित आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने हेतु एक अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ। पिछले वर्षों के दौरान REITs परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक सफल उपाय बनकर उभरे हैं। मैं समर्पित REITs की स्थापना के माध्यम से CPSE की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रिसाइकलिंग में गति लाने का प्रस्ताव करती हूँ। कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूँ। पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत को जोड़ते हुए नया समर्पित मालवाहक कॉरिडोर बनाना, तालचर और आंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों तथा कलिंगा नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा पत्तनों से जोड़ने के लिए उड़ीसा में NW5 से शुरू करते हुए अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग NWU शुरू करना। इसके लिए अपेक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रशिक्षण देने और कौशल प्राप्त करने के लिए जल मार्ग के पूरे भाग में युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अंतर्देशीय जलमार्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनारस और पटना में एक जहाज मरम्मत सुविधा भी स्थापित की जाएगी। अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने के लिए रेल और सड़क परिवहन से मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए एक तटीय कार्गो प्रोत्साहन स्कीम का शुभारंभ करना। अंतिम छोर और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं समुद्री विमानों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन करने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रचालनों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समुद्री विमान VGF योजना भी शुरू की जाएगी। कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण CCUS दिसंबर 2025 में शुरू किए गए रोड मैप के अनुसार बड़े पैमाने पर CCUS प्रौद्योगिकियां विद्युत, इस्पात, सीमेंट और रसायनों सहित 5 औद्योगिक क्षेत्रों में अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में अधिक तैयारी का स्तर प्राप्त करेगा। अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। शहरी आर्थिक शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन हैं। अब हम शहरी आर्थिक क्षेत्र। शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन हैं। अब हम टियर 2 और 3 शहरों तथा तीर्थ कस्बों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, जिन्हें आधुनिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। इस बजट का लक्ष्य उनके विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर शहरी आर्थिक क्षेत्रों का मानचित्रण करके समूहों की आर्थिक शक्ति का उपयोग करने के लिए शहरों की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है।
सुधार सह परिणाम आधारित वित्त पोषण तंत्र से चुनौती मोड के माध्यम से उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए 5 वर्षों में प्रति CER 5,000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। पर्यावरण से सतत यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर अर्थात पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिल्लीगुड़ी विकसित करेंगे। वित्तीय क्षेत्र मजबूत तुलन पत्र लाभप्रदता में ऐतिहासिक उच्च स्तर पर परिसंपत्तियों की बेहतर गुणवत्ता और देश के 98% से अधिक गांवों में कवरेज आज भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस समय हम इस क्षेत्र के सुधार प्रेरित विकास पथ को जारी रखने के लिए जरूरी उपायों के भविष्यवादी रूप से मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। मैं वित्तीय स्थायित्व समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षित करते हुए भारत के अगले चरण की विकास जरूरतों के अनुरूप इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने के लिए मैं विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठन करने का प्रस्ताव करती हूँ। ऋण संवितरण और औद्योगिक प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ विकसित भारत के लिए NBFC हेतु विजन तैयार किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के NBFC में उच्च स्तर प्राप्त करने और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से प्रथम कदम के रूप में विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया जाता है। मैं भारत की विकासोन्मुखी आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन उपयोगकर्ता अनुकूल ढांचा तैयार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन गृह ऋण लिखित नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव करती हूं। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार मैं एक ऐसे बाजार निर्माण की संरचना पेश करने का प्रस्ताव करती हूं जहां कॉर्पोरेट बॉन्ड क्षेत्र में निधियों और व्युत्पन्नों के लिए पर्याप्त अवसर हों। मैं कॉर्पोरेट बॉन्डों पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का भी प्रस्ताव करती हूं। म्युनिसिपल बॉन्ड बड़े शहरों द्वारा आर्थिक मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को बढ़ावा देने के लिए मैं 1,000 करोड़ से अधिक का एकल बॉन्ड जारी करने के लिए 100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती हूं। अमृत के अंतर्गत वर्तमान योजना जो 200 करोड़ अमृत के अंतर्गत वर्तमान योजना जो 200 करोड़ तक के बॉन्ड जारी करने पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह भी छोटे और मध्यम कस्बों को सहायता प्रदान करने के लिए जारी रहेगी। व्यापार करने की सुगमता भारत के बाहर निवासी व्यक्तिगत व्यक्ति PROI को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की इक्विटी लिखतों में निवेश करने की अनुमति होगी। इस योजना के अंतर्गत सभी व्यक्तिगत PROI के लिए समग्र निवेश को वर्तमान के 10% से 24% करने के साथ किसी व्यक्तिगत PROI के लिए निवेश सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का भी प्रस्ताव है। AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियां 21वीं सदी प्रौद्योगिकी प्रेरित है। प्रौद्योगिकी का अंगीकरण सभी लोगों के हित के लिए है। खेतों में किसानों, स्टेम में महिलाओं, कौशल वृद्धि के लिए इच्छुक युवाओं और दिव्यांग जनों के लाभ हेतु नए अवसर।
सरकार ने AI मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड और अनुसंधान विकास एवं नवाचार निधि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमारा दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण है। हमारी सरकार के एक दशक से सतत और सुधारोन्मुखी प्रयासों के माध्यम से लगभग 25 करोड़ लोग विभिन्न स्तरों पर व्याप्त गरीबी से ऊपर उठ गए हैं। इसलिए हमारी सरकार ने निम्नलिखित उपायों से युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सेवा क्षेत्र पर फिर से जोर देने का निर्णय लिया है। मैं विकसित भारत के मुख्य संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु एक उच्च स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ। यह हमें वर्ष 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाएगा। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यातों के लिए संभावनाओं को बढ़ाने के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। वे नौकरी और कौशल आवश्यकताओं पर AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रभाव का भी आकलन करेंगे और उसके लिए उपायों का प्रस्ताव करेंगे। विकसित भारत के लिए पेशेवरों को तैयार करना। हमारे युवाओं के लिए कुशल कैरियर मार्ग की एक नई श्रृंखला तैयार करने के लिए मैं निम्नलिखित क्षेत्रों में पहल करने का प्रस्ताव करती हैं। संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में नए HMC संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑटो अप्लाइड साइकोलॉजी और व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य सहित 10 चयनित विषय क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और अगले 5 वर्षों में 1 लाख AHP जोड़े जाएंगे। वृद्धों की चिकित्सा और संबद्ध देखभाल सेवाओं को शामिल करते हुए एक मजबूत देखभाल सेवा परिवेश बनाया जाएगा। देखभाल सेवा और स्वास्थ्य, योग, मेडिकल और सहायता उपकरणों का प्रचालन जैसे संबद्ध कौशलों का संयोजन करते हुए करके बहु कौशल देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अनेक NSU कार्यक्रमों का विकास किया जाएगा। आने वाले वर्षों में 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। चिकित्सा मूल्यवर्धन केंद्र। भारत को चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र सेवा केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं निजी क्षेत्र की साझेदारी में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये केंद्र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा परिसरों के रूप में सेवा प्रदान करेंगे, जिसमें चिकित्सा, शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाएं होंगी। इसमें नैदानिक बाद के देखभाल और पुनर्वास के लिए आयुष केंद्र, चिकित्सा मूल्य पर्यटन सुविधा केंद्र होंगे। ये केंद्र डॉक्टरों और AHP सहित स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को विविध कार्य अवसर प्रदान करेंगे। प्राचीन चिकित्सा पद्धति। विश्व के विभिन्न भागों में पहले से सम्मान प्राप्त प्राचीन भारतीय योग को व्यापक वैश्विक पहचान तब मिली जब माननीय प्रधानमंत्री इसे UN में लेकर गए। कोविड के पश्चात आयुर्वेद को भी सम्मान, वैश्विक स्वीकार्यता और पहचान मिली है। गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद उत्पादों के निर्माण से औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों और इनके उत्पादों का प्रशंसन करने वाले युवाओं को मदद मिलती है। बढ़ रही वैश्विक मांगों को कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं। मैं 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, 2 प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने और अधिक कुशल कार्मिक उपलब्ध कराने
तीसरा, पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन का प्रस्ताव करती हूँ। पशुपालन। पशुधन कृषि आय के लगभग 16% का योगदान देता है, जिसमें गरीब और सीमांत परिवार भी शामिल है। पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या को 20,000 से अधिक करके उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए मैं निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु शल्य महाविद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुविधाओं की स्थापना के लिए एक ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। भारतीय और विदेशी संस्थाओं के बीच सहयोग को भी सुविधाजनक बनाया जाएगा। ऑरेंज अर्थव्यवस्था। भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ABGC क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसमें वर्ष 2030 तक 2 मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता होगी। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। भारतीय डिजाइन उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है, फिर भी भारतीय डिजाइनरों की कमी है। मैं भारत के पूर्वी क्षेत्र में डिजाइन शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए चुनौती मार्ग के माध्यम से एक नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करती हूँ। शिक्षा। हमारी सरकार बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण करने में राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। इन योजनाबद्ध शैक्षणिक जोन में कई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे। उच्चतर शिक्षा स्टेम संस्थानों में अध्ययन तथा प्रयोगशाला कार्य हेतु लगने वाला अधिक समय छात्राओं के लिए कुछ चुनौतियां पेश करती हैं। VGF पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी। गहन अनुभव के माध्यम से खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप अवस्थापना सुविधाओं, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और द कॉस्मस 2 प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा आय और स्थानीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करने में व्यापक भूमिका निभाने की क्षमता है। मैं मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करती हूँ। यह शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और सरकार के बीच सेतु के रूप में कार्य करेगा। मैं भारतीय प्रबंधन संस्थान के सहयोग से मानकीकृत हाइब्रिड मोड में 12 सप्ताह के उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन हेतु प्रायोगिक योजना का भी प्रस्ताव करती हूँ। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाली सभी स्थानों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। यह पहल स्थानीय अनुसंधानकर्ताओं, इतिहासकारों, कंटेंट क्रिएटर्स और प्रौद्योगिकी भागीदारों के लिए रोजगार के नए परिवेश का सृजन
करेगा। भारत के पास विश्व स्तरीय ट्रैकिंग और हाइकिंग का अनुभव प्रदान करने के लिए क्षमता तथा संभावनाएं हैं। हम निम्नलिखित के लिए सतत परिवेश तंत्र विकसित करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर, साथ में पूर्वी घाट में अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पोदिगई मलाई में माउंटेन ट्रेल, ओडिशा, कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में प्रमुख आश्रय स्थलों के पास टर्टल ट्रेल्स और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे बर्ड वाचिंग ट्रेल्स। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमने वर्ष 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की थी। इस वर्ष भारत प्रथम ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 95 सदस्य देशों के सरकारों के प्रमुख और मंत्री संरक्षण की सामूहिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। विरासत और संस्कृति पर्यटन। मैं लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदि चन्नालूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव करती हूँ। उत्खनित स्थलों को विशेष वॉकवे के माध्यम से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। संरक्षण प्रयोगशालाओं, व्याख्यान केंद्रों और गाइडों की सहायता के लिए तल्लीन करने वाली कथानी रूपन कौशल और प्रौद्योगिकी की शुरुआत की जाएगी। खेलकूद। खेलकूद क्षेत्र कई प्रकार के रोजगार, कौशल और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से चल रहे खेलकूद से जुड़ी प्रतिभाओं के सुव्यवस्थित विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले दशक में खेलकूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। यह मिशन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समर्थित आधारभूत, माध्यमिक और एलिट स्तरों पर एकीकृत प्रतिभा विकास पाथवे। ख, कोच और सहायक कर्मचारियों का व्यवस्थित तरीके से विकास। ग, खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एकीकरण। घ, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धा और लीग का आयोजन। और अंग, प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के लिए खेल अवसंरचना का विकास। हमारा तीसरा कर्तव्य विकसित भारत के लिए सबका साथ सबका विकास के हमारे विजन के अनुरूप है। इसके लिए निम्नलिखित के लिए लक्षित प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं। छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए उत्पादकता और उद्यमशीलता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना। ख, आजीविका के अवसर, प्रशिक्षण और उच्च गुणवत्तापूर्ण सहायक उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के माध्यम से दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण। ग, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कमजोर समूहों का सशक्तिकरण। घ, विकास और रोजगार के अवसरों में तेजी लाकर पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना।